A very warm good evening to all the करदाता और टैक्स पेयर ऑफ आवर भारत। 1 मिनट में पहले हम थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे, एक आपको छोटी सी स्मॉल रील दिखाएंगे। उसके बाद हम हमारे यंग डायनेमिक एक्सपीरियंस एंड मैच्योर टैक्सपर्ट जो टैक्स बडी में 6 साल से काम कर रहे हैं और 130+ वेबिनार कर चुके हैं सक्सेसफुली। एंड द ब्यूटी इज दैट वेन एवर यू विल इंटरेक्ट थ्रू द क्वेश्चन एंड आंसर, देन यू विल गेट अ वंडरफुल रिलेवेंट क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। तो आइए पहले सुनते हैं 1 मिनट का एक ऑडियो और उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। टैक्स एवेशन से ज्यादा पैसे बचा सकते हैं आप टैक्स भर के। चलिए समझते हैं कैसे। द लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ पेनाल्टी, जो आपको टैक्स से ज्यादा लगती है, टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, ऊपर से फाइन अलग। सेकेंडली, गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू आपको लाखों करोड़ों का बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है, पर वो तभी पॉसिबल है जब आपके इनकम डॉक्यूमेंट हो, जब आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो, और ये तभी पॉसिबल है जब आप टैक्स कंप्लायंट हो। थर्डली, जो आपके पास फंड है उसको आप प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये संभव तभी है जब आपके पास व्हाइट में पैसा है। ब्लैक इकोनॉमी का पैसा है आपके पास तो वो पैसा ऐसा ही पड़ा रहेगा और इन्फ्लेशन का शिकार बनेगा। वर्सेस आप अपना पैसा सही तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके मल्टीपल रिटर्न कमा सकते हैं। एंड लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब बिजनेसमैन कंप्लायंट होता है, टेंशन फ्री होता है, तो उसका पूरा का पूरा फोकस अपने बिजनेस और बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगा रहता है, और इस तरीके से वो अपने बिजनेस से ही मल्टीपल टाइम्स रिटर्न कमा सकता है, जो टैक्स एवेशन से तो बहुत ही ज्यादा है। तो शॉर्ट टर्म थिंकिंग छोड़िए और लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में सोचिए। टैक्स कंप्लायंट बनिए, सशक्त बिजनेसमैन बन के सशक्त इंडिया के विकास का पार्ट बने। धन्यवाद। सो वंस वंस अगेन नमस्कार भारत के करदाताओं को, टैक्स पेयर को, जो इंडिविजुअल हैं, प्रोप्राइटर हैं या एमएसएमई हैं, आप सभी के लिए आज हमारे स्पीकर कंचन भट्ट, जो कि बहुत ही यंग भी हैं, मैच्योर भी हैं, एक्सपीरियंस भी हैं, और जो 130 वेबिनार ऑलरेडी ले चुकी हैं, और वो सिंप्लिसिटी के साथ आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। आपसे निवेदन है कि इंटरेक्टिव डिस्कशन कीजिए। जो भी क्वेरी, वेदर इट इज सिली और सिग्निफिकेंट कमिंग इन योर माइंड, प्लीज कीप पोस्टिंग ऑन द चैट बॉक्स। वी विल टेक दोज क्वेश्चंस इन बिटवीन और एट द एंड ऑफ द सेशन। मैं सी ए अंकुश जैन, फाउंडर ऑफ ईएमएसएमई, वंस अगेन आपका स्वागत करता हूं इस सिंपल वेबिनार में, जहां पे आपको बेसिक्स ऑफ आईटीआर समझाए जाएंगे, जहां पे एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बेनिफिट और उनके एम्प्लॉय की टैक्स रिटर्न की सिंपल सुविधाओं से अवगत कराया जाएगा। So over to you, Kanchan. You can begin your presentation, and in between, if we'll have any question from the audience, I'll interrupt you to have an interactive discussion. Over to you, Sure, Kanchan. sure. Thank you, Ankush. Thank you everyone for joining us today. आज का सेशन, जैसे कि अंकुश ने ऑलरेडी आप लोगों को बैकग्राउंड दे दिया है, ये हमारा इनकम टैक्स के बारे में होगा। हम दोनों के बारे में डिस्कस करिए। एक तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं या फिर आप अपने एम्प्लॉयज के लिए कैसे आप इनकम टैक्स को समझ सकते हैं, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जो बिजनेस के लोगों के लिए टैक्स सेविंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो ये दोनों पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो यू कैन जस्ट पोस्ट योर क्वेरीज इन द चैट। हमारी टीम है जो आपको आंसर करेगी ड्यूरिंग द सेशन ऑल्सो। और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके रिजॉल्व नहीं होते तो हम एंड में प्रॉपर डिस्कशन भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग द सेशन ऑल्सो यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज। आई विल जस्ट क्विकली शेयर माई स्क्रीन और फिर हम सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सेशन बहुत ही सिंपल है, इंफॉर्मेटिव सेशन है, जहां पे हम कोशिश करेंगे कि आपको इनकम टैक्स के बारे में जो बेसिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सारी चीजें हम बता पाए। बजट जो अपडेट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपडेट्स आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 पे एप्लीकेबल हैं। तो इनके बेसिस पे आप अपनी टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये अपडेट्स आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 पे एप्लीकेबल है।
क्योंकि काफी लोगों का हमें ये क्वेरी आता है कि सर मेरी इनकम तो 12 लाख से कम है, तो मेरे को क्यों टैक्स पे करना पड़ रहा है? क्योंकि अभी जो आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर की फाइल कर रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 24-25 की फाइल कर रहे हैं, वहां पे ये वाले अपडेट्स अभी एप्लीकेबल नहीं। और लास्ट में हम टैक्स प्लानिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे हम ओल्ड और न्यू रिजीम में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं, कौन कौन से डिडक्शंस आपको अवेलेबल होते हैं ओल्ड रिजीम में और न्यू रिजीम में, वो डिस्कस करेंगे। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है बिजनेस असेसीज के लिए अपने टैक्स को बचाने का, वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसकी एक टर्नओवर थ्रेशोल्ड होती है, अगर आपका टर्नओवर उससे कम है तो ही आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। फिर हम एक इंटरैक्टिव क्यूएनए कर सकते हैं, जहां पे आपकी कोई भी क्वेरीज हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड तो हम रिजॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। आईटीआर क्या होता है? तो इनकम टैक्स रिटर्न एक एक डिक्लेरेशन होता है जो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इनकम डिटेल्स और बाकी की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी भी हम ये क्वेश्चन सुनते हैं लोगों से कि मैम मेरे को तो कोई टैक्स नहीं पे करना, ना ही मेरा कोई रिफंड है, तो मैं क्यों आईटीआर फाइल करूं? क्योंकि आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ये आपके लिए मैंडेटरी है कि आप अपनी इनकम रिपोर्ट करें। आईटीआर सिर्फ टैक्स क्लेम करने के लिए या टैक्स पे करने के लिए नहीं होता है, ये आपकी इनकम और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करने के लिए होता है, ताकि फ्यूचर में आपको कोई नोटिस ना आए। हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो, अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको नोटिस आना पक्का है। तो इसलिए आईटीआर फाइलिंग इज मैंडेटरी फॉर रिपोर्टिंग पर्पस टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। अब इनकम टैक्स में दो तरह की रिजीम होती है, एक होती है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरी होती है न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम एक ऐसी रिजीम है जहां पे टैक्स रेट्स तो कंपैरेटिवली हाई हैं, न्यू टैक्स रिजीम के मुकाबले थोड़े हाई हैं, बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है दैट यू कैन इन्वेस्ट इन वेरियस ऑप्शंस। जैसे कि सेक्शन 80C में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे अगर आपने एलआईसी ली है उसका प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, उसको क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे की स्कूल फीस में ट्यूशन फी कॉम्पोनेंट आप पे कर रहे हैं, उसको आप क्लेम कर सकते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस आपने लिया है, उसका प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं, एचआरए क्लेम कर सकते हैं, एलटीए क्लेम कर सकते हैं। देयर आर वेरियस अदर एग्जेम्प्ट अलाउंस जो अगर आपके केस में एप्लीकेबल है, आप उनको क्लेम कर सकते हैं और अपनी टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करके अल्टीमेटली टैक्स सेव कर सकते हैं। ऑन दी अपोजिट हैंड, न्यू टैक्स रिजीम एक ऐसी रिजीम है जो बहुत ही सिंप्लीफाइड रिजीम है। गवर्नमेंट का इसका मोटिव भी यही था कि एक सिंपल रिजीम चाहिए थी, जहां पे ज्यादा स्क्रूटनी ना हो, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन ना हो। इसमें टैक्स रेट्स एज कम्पेयर टू ओल्ड रिजीम काफी कम होते हैं, बट ज्यादातर जो डिडक्शन के बेनिफिट्स होते हैं वो आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलते। जैसे कि आप सेक्शन 80C क्लेम नहीं कर सकते, मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते, एग्जेम्प्ट अलाउंसेस नहीं क्लेम कर सकते। तो ज्यादातर जो डिडक्शंस और अलाउंसेस हैं वो न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलती। तो न्यू रिजीम उनके लिए बेनिफिशियल है जिनको एक सिंप्लीफाइड रिजीम चाहिए, जो एक टैक्स गवर्नमेंट को पे करके बहुत ही सिंपली अपना टैक्स कंप्लायंस करना चाहते हैं। और ओल्ड रिजीम उनके लिए बेनिफिशियल है जिनकी ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो उनको टैक्स बेनिफिट दे रही हैं, तो वो फर्दर अपना टैक्स प्लान करके और उनको अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपने देख लिया कि आपके केस में ओल्ड रिजीम इज मोर बेनिफिशियल, देन मेक श्योर दैट यू आर फाइलिंग योर आईटीआर विद इन द ड्यू डेट। सो जनरली जो ड्यू डेट होती है आईटीआर फाइलिंग की वो 31 जुलाई होती है, बट लास्ट ईयर क्योंकि काफी ज्यादा कैपिटल गेन टैक्सेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस थे, जुलाई से पहले आपने जो सेल किया है, जुलाई के बाद जो आपने सेल किया है, उन दोनों में डिफरेंस है, तो इस वजह से इस साल ड्यू डेट डिपार्टमेंट ने बढ़ा के 15 सितंबर कर दी है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर आप 15 सितंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आप ओल्ड रिजीम में अपनी आईटीआर नहीं फाइल कर सकते, तो उसके बाद आप अपनी आईटीआर 31 दिसंबर तक सिर्फ न्यू रिजीम में ही फाइल कर सकते हैं, दैट टू विद अ लेट फीस। तो अगर आपने ड्यू डेट मिस कर दी तो फिर आपको लेट फीस भी पे करनी पड़ेगी, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कितनी अमाउंट होती है लेट फीस की। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दैट न्यू टैक्स रिजीम में आपको ज्यादातर टैक्स सेविंग बेनिफिट्स नहीं मिलते। अगर आप सैलरीड हैं तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब अगर आप लोगों के एम्प्लॉयज हैं तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने कोई होम लोन इंटरेस्ट पे किया है और आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है, मतलब आपको रेंटल इनकम हो रही है, तो वो होम लोन का इंटरेस्ट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। बट अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आप होम लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं ले सकते न्यू रिजीम में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सैलरीड असेसीज के लिए इंपॉर्टेंट है वो है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनपीएस, जिसका वो बेनिफिट ले सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो टैक्स प्लानिंग में हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली ज्यादातर अगर सैलरीड है तो बहुत सारे एग्जेम्प्ट अलाउंसेस हैं, उसके अलावा अगर आप बिजनेस एसएससी भी हैं, प्रिजम्पटिव में शो कर रहे हैं, इंडिविजुअल हैं,
तो फिर आप बहुत सारे जो डिडक्शंस हैं 80C 80D एक्सेट्रा उन सब का बेनिफिट ले सकते हैं। तो वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ओल्ड एंड न्यू रेजिम, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की, जो बिजनेस एसोसीज हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका टर्नओवर 3 CR तक है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ऑप्ट कर सकते हैं, अगर 95% आपकी रिसीट्स जो है वो बैंक के थ्रू हैं तो। अदरवाइज 2 CR का टर्नओवर है, अगर आप उसको क्रॉस नहीं करते तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में है, प्रोफेशनल हैं, तो आपका टर्नओवर 75 लाख तक है तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा सकते हैं। अदरवाइज 50 लाख तक का टर्नओवर आपका सर्विस इंडस्ट्री में है। अब ये प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है? अब जो बिजनेस एसोसीज होते हैं उनको प्रॉपरली अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, काफी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी Kanchan, करनी होती sorry है। to interrupt Yes. you, but I think the next slide has not came on the screen. नहीं नहीं, मैं अभी इसी में डिस्कस कर रही हूँ, न्यू और Okay, ओल्ड okay. में मैं अभी Sorry, करती yeah. हूँ। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में ये आपके लिए एक बेनिफिट हो जाता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मेंटेन करने पड़ते, आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपका टर्नओवर एक लिमिट तक है। तो गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप एक सर्टेन परसेंटेज अपने टोटल रिसीट्स का प्रॉफिट दिखा दीजिए, ना आपको ऑडिट करानी है ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, आप उसके अकॉर्डिंग टैक्स पे करिए और अकॉर्डिंगली फर्दर अपनी टैक्स कंप्लायंसेस करिए। तो ये काफी एक अच्छा ऑप्शन है बिजनेस एसोसिएट्स के लिए। अगर उनका बहुत ज्यादा टर्नओवर नहीं है, वो छोटे बिजनेस एसोसिएट, तो इसका फायदा लेके वो लोग अपना टैक्स कंप्लायंस भी कर सकते हैं और मेजर जो एडवांस टैक्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ऑडिट है, इन सब चीजों से बच सकते हैं। तो ये मेजर हमारा हो गया न्यू ओल्ड एंड प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बारे में। अब ये चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। तो इसके लिए प्रॉपरली एक लॉ है। ऐसा नहीं आप लोग कर सकते कि हमें आईटीआर नहीं फाइल करनी, अगर आप नहीं करेंगे तो इसके लिए एक लॉ है और डिपार्टमेंट आपको प्रॉपरली नोटिस सर्व कर सकता है, जिसको आपको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। तो ये प्रॉपरली एक लॉ के थ्रू गवर्न है। यू विल हैव टू फाइल आईटीआर टू डू योर टैक्स कंप्लायंसेस व्हिच इज मैंडेटरी एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961. Now, apart from filing it for legal requirement and to avoid penalties, आईटीआर आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये काफी सारे प्रोसीजर्स में आपसे मांगी जाती है। जैसे अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो बैंक आपसे आईटीआर डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपको प्रॉपरली वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। वीजा वगैरह भी आप अप्लाई करते हैं, देन ऑल्सो यू हैव टू सबमिट योर आईटीआर डॉक्यूमेंट्स। ऑल्सो आईटीआर सर्व्स एज योर इनकम प्रूफ। आपकी फाइनेंशियल नीड्स, आपकी नेटवर्थ, आप सारी चीजें इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपरली। इसमें एक प्रॉपर ट्रैक होता है आपके वेरियस फाइनेंशियल ईयर्स में कितना इनकम रहा, कितना टर्नओवर रहा, कितना आपका टोटल इनकम था अदर सोर्सेज में, एफडी, इंटरेस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये प्रॉपर आपका एक फाइनेंशियल नीड्स के लिए और आपकी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए इट ऑल्सो सर्व्स एज योर इनकम प्रूफ। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए आपको आईटीआर फाइल करनी चाहिए वो है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अगर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स में ट्रेड करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, इफ यू हैव सफर्ड एनी लॉस, तो वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू फ्यूचर ईयर्स एंड सेट इट ऑफ विद द फ्यूचर प्रॉफिट्स। मान लीजिए करंट ईयर में आपको 5000 रुपीज, आई एम टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, कि मान लीजिए आपको 5000 रुपए का लॉस हुआ है करंट ईयर। अब नेक्स्ट ईयर हो सकता है आपको 6000 रुपए का प्रॉफिट हो जाए, तो वो 6000 रुपए में आपको नेक्स्ट ईयर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल का 5000 का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट ईयर, तो वो 6000 से सेट ऑफ हो जाएगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी आईटीआर में वो लॉस डिस्क्लोज करें, दैट टू विद इन द ड्यू डेट। मतलब 31 जुलाई जो जनरली ड्यू डेट होती है उस तक आप अपनी आईटीआर में उसको डिस्क्लोज करें। इस साल तो आप 15 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके लिए आपको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो लॉस आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। Now under income tax there are 4 types of ITR forms and ITR form select करना डिपेंड करता है आपकी क्या इनकम सोर्सेज हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी आईटीआर खुद फाइल करते हैं तो आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना होता है, बट अगर इफ यू आर टेकिंग एन असिस्टेंस विद एन एक्सपर्ट तो वो आपके लिए ये काम कर देंगे। और क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग शायद बिजनेस फील्ड से हैं, तो आप लोगों के लिए आईटीआर 3 या आईटीआर 4 एप्लीकेबल होगा। आईटीआर 1 बहुत ही सिंपलेस्ट आईटीआर फॉर्म है, जहां पे आप अपनी इनकम फ्रॉम द हेड सैलरीज, अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी, ये तीनों इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं। आपकी टोटल इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए। ये सबसे सिंपलेस्ट आईटीआर फॉर्म है जहां पे आपको ज्यादा डिस्क्लोजर्स नहीं करने पड़ते। हालांकि इस साल तो अगर आप सैलरीड है तो भी आपको बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर्स करने पड़ रहे हैं फॉर द डिक्लेरेशन पर्पस, क्योंकि काफी लोगों ने लास्ट ईयर्स में ये फेक डिडक्शंस और ये सब चीजें क्लेम की है। तो डिपार्टमेंट हैज बिकम वेरी स्ट्रिक्ट विद रिगार्ड टू प्रूफ सबमिशन।
तो ITR 1 में पहले तो बहुत सिंपल कहते थे, अब लेकिन कंसिडरिंग अस एज अ प्रोफेशनल ये भी काफी डिफिकल्ट हो गया है क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्क्लोजर देने पड़ रहे हैं। कंचन, मैं ITR। मिनट लेना चाहूंगा हमारे हम्म। करदाताओं को बताने के लिए कि न्यू टैक्स रिजीम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लेके आए हैं। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सिंपल है कि आपको परेशान नहीं होना पड़े, आपकी इनकम टैक्स की बुक भी छोटी हो जाए, आपके कंसर्न भी खत्म हो जाएं, और सिंप्लीफाइड मैनर में हाईएस्ट टैक्स बेनिफिट भी लास्ट ईयर ही गवर्नमेंट ने जो दिया है बहुत ही जनरस तरीके से दिया हुआ है। और एम्प्लॉयर उनके एम्प्लॉय को प्लीज एनकरेज करें टू फाइल ऑल ITR. EMSME in Tax Buddy has partnered so that your ITR completion can be very easy, very smooth. So please take this opportunity to utilize these services. Over to you, ये Kanchan again. Thank you. यस यस अंकुश। सो ITR 2 आपके लिए एप्लीकेबल है अगर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या किसी भी तरह का कैपिटल एसेट्स रियलाइज करते हैं, तो आप ITR 2 में अपनी ITR इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो ITR 2 आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आते हैं ITR 3 और ITR 4। तो ये दोनों फॉर्म्स आपके तब एप्लीकेबल होते हैं जब आपकी इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन होती है। तो ITR 4 तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, अगर आपका टर्नओवर 3 CR या 2 CR से कम है फॉर बिजनेस पर्पस, गुड्स वगैरह में, और सर्विसेज में अगर आपका 75 लाख 50 लाख से कम टर्नओवर है, तो आप ITR 4 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपनी इनकम डिस्क्लोज करके प्रॉफिट्स पे टैक्स पे कर सकते हैं। जो रेट्स हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट अगर आपका प्रॉपर बिजनेस है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, बैलेंस शीट PNL डिस्क्लोज करना चाहते हैं, तो ITR 3 इज द मोस्ट डिटेल फॉर्म जिसमें आप अपनी इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं, फीचर्स एंड ऑप्शंस एक्सेट्रा, ये सब चीजें आप वहां पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। सो दीज आर ITR फॉर्म्स बेस्ड ऑन विच आप अपनी इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को अपने दिमाग में रखने चाहिए जब भी आप ITR फाइल करते हैं या इनकम टैक्स से रिलेटेड। सो इनकम टैक्स में 5 हेड्स होते हैं टैक्सेबल इनकम के, जैसे इनकम अंडर द हेड सैलरीज, अगर आप सैलरीड हैं तो आप सैलरी में डिस्क्लोज करेंगे। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपको कोई रेंटल इनकम है या आप इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे कर रहे हैं तो आप हाउस प्रॉपर्टी में अपनी इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, अगर आपने कोई भी कैपिटल असेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स एक्सेट्रा कुछ भी रियलाइज किया है, तो आप कैपिटल गेन्स हेड में अपनी इनकम या लॉस को डिस्क्लोज कर सकते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन आप लोगों के लिए जिसमें आप अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर सकते हैं। एंड लास्टली इन चारों हेड में अगर कोई इनकम नहीं आती तो वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज आ जाती है, जैसे कि आपकी इंटरेस्ट ऑन FD, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम या कोई भी इनकम जो आपकी कहीं पे डिस्क्लोज नहीं हो रही। तो ये 5 तो आपके टैक्सेबल हेड होते हैं। यहाँ पे तो आप अपनी इनकम डिस्क्लोज कर रहे हैं, बट बहुत सारे लोग ये मिस कर देते हैं कि वो अपनी एग्जेम्प्ट इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए आपको एग्रीकल्चरल इनकम है, या आपको PF का इंटरेस्ट मिला है, या फिर आपको गिफ्ट मिला है फ्रॉम क्लोज रिलेटिव, तो ये सारी चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगता, इसलिए वो लोग मिस कर देते हैं। बट हो सकता है ये ट्रांजेक्शन काफी बड़ा हो, तो बाद में स्क्रूटनी और नोटिस के चांसेस होते हैं, इसलिए ऑलवेज मेक श्योर दैट जब भी आप अपनी ITR फाइल करें तो एग्जेम्प्ट इनकम को भी डिस्क्लोज करें, क्योंकि हो सकता है इस साल तो आपको पता है कि वो इनकम कहाँ से आई है, बट 5 साल बाद आपको नोटिस आएगा तब आप उसको ट्रैक ना कर पाए। तो इसलिए ऑलवेज मेक श्योर दैट व्हेन यू आर फाइलिंग योर ITR, रिपोर्ट ऑल सोर्सेज ऑफ इनकम, आइदर इट इज फ्रॉम टैक्सेबल हेड या फिर एग्जेम्प्ट हेड से है। देन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार आपने अपनी इनकम तो डिस्क्लोज कर ली, बट एलिजिबल डिडक्शंस का भी बेनिफिट लीजिए। अब अगर आप अपनी एलिजिबल डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं लेंगे तो आप हायर टैक्सेबल इनकम के ऊपर हायर टैक्स पे कर देंगे। तो अगर आपने 80C इन्वेस्टमेंट्स करी हुई है, जैसे PPF, LIC प्रीमियम, या फिर आप सैलरीड हैं, आप रेंट पे रहते हैं, तो HRA का बेनिफिट, LTA का बेनिफिट, मील कूपन एक्सेट्रा, मेडिकल इंश्योरेंस का बेनिफिट, या जो भी एलिजिबल डिडक्शंस आपके हैं वो सारी क्लेम करिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन होम लोन, या फिर एडिशनल इंटरेस्ट ऑन होम लोन सेक्शन 80E में जो आता है। और भी बहुत सारे डिडक्शंस हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं। डोनेशंस आपने करी हैं, डोनेशंस का बेनिफिट लीजिए। ये सारे बेनिफिट्स आप क्लेम करिए और अकॉर्डिंगली अपनी टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करके उसके ऊपर टैक्स पे करिए। तो जब भी आप ITR फाइल करें, सबसे पहले तो सारे हेड्स को डिस्क्लोज करिए, दूसरा सारी एलिजिबल डिडक्शंस का बेनिफिट लीजिए, ताकि यू आर एबल टू कंप्यूट योर एक्चुअल टैक्सेबल इनकम एंड पे द टैक्स अकॉर्डिंगली। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको रखना चाहिए कि ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स फॉर व्हाटएवर डॉक्यूमेंट्स यू हैव यूज्ड टू फाइल ITR। आपने ITR फाइलिंग में जो भी डॉक्यूमेंट्स यूज करें हैं, उन सबका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपने पास फोल्डर मेंटेन रखिए, ताकि फ्यूचर में अगर आपको किसी भी तरह से कोई नोटिस आ जाता है, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपको नोटिस सर्व कर सकते हैं फॉर क्लेम्स जो भी आप कर रहे हैं।
तो इसलिए आपके पास वो प्रूफ्स होना बहुत जरूरी है। तो फाइल आईटीआर तो आपको हमेशा इनकम टैक्स पोर्टल पे मिल जाएगा, बट एक्नॉलेजमेंट जैसे ही आप आईटीआर फाइल करते हैं इमीडिएटली यू विल रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आल्सो, तो वो भी आप मेंटेन करके रख सकते हैं। टीडीएस सर्टिफिकेट्स जैसे आपका 26AS, AIS, TS, ये जो भी टैक्स से रिलेटेड आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट्स टाइम टू टाइम चेंज हो सकते हैं क्योंकि ये रिपोर्टिंग अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे कि आपका AIS, TIS। नाउ AIS, TIS हैज बीन रिसेंटली, मतलब 2-3 साल हो गए अब तो, पर उसमें आपकी कोई भी इनकम हो, बी इट फ्रॉम एग्जेम्प्ट इनकम या फिर आप प्रॉपर्टी भी परचेज करते हैं वो भी दिख जाता है, सेल करते हैं कुछ वो भी दिख जाता है, आपके शेयर्स म्यूचुअल फंड के ट्रांजैक्शंस वो भी दिखता है, इवन इफ यू आर अर्निंग 5,000 एज सेविंग बैंक इंटरेस्ट वो भी दिख जाता है। तो अब तो इनकम एस्केप करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया, पहले तो कुछ ट्रैक नहीं था तो लोग नहीं डिस्क्लोज करते थे, बट नाउ यू हैव टू डिस्क्लोज ऑल योर इनकम सोर्सेज। तो जो आपकी 26AS, AIS और TIS जो भी आपने यूज किए फॉर फाइलिंग द आईटीआर, उनका भी आप प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट अपने पास फोल्डर में मेंटेन करके रखिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ताकि आप क्रॉस चेक कर सके। अब इफ यू आर मेनली फाइलिंग अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम, तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स क्लेम किए होंगे जैसे सेक्शन 80C एक्सेट्रा, क्योंकि ओल्ड रिजीम इज मेनली बेनिफिशियल फॉर दोज हु हैव टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट। तो वो इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स भी आप ऑलवेज मेंटेन करके रखिए, क्योंकि नाउ डिपार्टमेंट इज सेंडिंग नोटिस टू एवरीवन कि जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि HRA में बहुत ज्यादा फेक डिडक्शंस क्लेम किए गए थे, डोनेशंस का बहुत फेक डिडक्शन क्लेम किया गया था लास्ट ईयर्स में, तो नोटिस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट प्रूफ्स भी आप अपने पास मेंटेन रखिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एंड लास्टली, इफ यू आर अ सैलरीड पर्सन, ऑलवेज कीप अ डॉक्यूमेंट ऑफ योर फॉर्म 16 एंड सैलरी स्लिप्स टू क्रॉस चेक, ताकि अगर आपने कोई एग्जेम्प्ट अलाउंसेस क्लेम किए तो वो भी आप अपने पास मेंटेन रख सके। ये आपके HRMS पोर्टल पे आपको अवेलेबल होते हैं, तो डाउनलोड करके आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू हैव प्रॉपर प्रूफ्स फॉर व्हाटएवर क्लेम्स यू आर मेकिंग अंडर इनकम टैक्स। तो ये थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर बेसिक्स इज बीवेयर ऑफ द लेट फीस। अगर आप ड्यू डेट तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो फिर आपको लेट फीस भी बेयर करना पड़ेगा। बट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वुड लाइक टू हाईलाइट ओवर हियर इज दैट आईटीआर फाइलिंग हार्डली आपका 1 या 2 दिन का टास्क है। आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं, अपने टैक्स कंसल्टेंट को देने, और रेस्ट दे विल डू। जो भी आपका प्रॉपर आईटीआर है आपको कंप्यूटेशन शेयर करेंगे, फाइल करेंगे और प्रॉपरली आपका टैक्स कंप्लायंस करेंगे। बट ड्यू टू एनी रीजन अगर आपसे मिस हो गई है ड्यू डेट, इस साल 15 सितंबर तक आप फाइल कर सकते हैं। बट इफ यू हैव मिस 15 सितंबर दिस ईयर, देन आफ्टर दैट यू कैन फाइल टिल 31 दिसंबर 2025। बट आपको लेट फीस बेयर करनी पड़ेगी, जो कि है 1000 रुपीज अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज तक है। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, देन द लेट फीस अमाउंट वुड बी 5000 इन योर केस। तो ये दो चीज, मतलब ये लेट फीस आपके ऊपर बेस्ड ऑन योर टैक्सेबल इनकम आपको पे करनी पड़ेगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू विल लूज इज कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आफ्टर ड्यू डेट। उसके अलावा अगर आपको बिजनेस लॉस है या फिर आपको हाउस ये कैपिटल गेन्स का लॉस है या किसी भी तरह का लॉस है, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। स्पेक्युलेटिव लॉस एक्सेट्रा कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो 15 सितंबर तक कोशिश करिए कि आप अपनी आईटीआर फाइल कर लें। एक दिन निकालिए, आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करिए और अपने एक्सपर्ट को दे दीजिए, और ये फीस बचा के भी आप काफी ज्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं, क्योंकि नॉट पेइंग एक्सेस टैक्स अगेन इज अ काइंड ऑफ टैक्स सेविंग। सो यू कैन कंप्लीट योर कंप्लायंसेस बाय 15 सितंबर, बट अगर उससे बाद मिस हो गई तो आपको ये लेट फीस बेयर करनी पड़ेगी। Now this was all regarding basics of income tax. अब हम budget updates के बारे में डिस्कस करते हैं। तो one thing I would like to highlight is ये updates आपकी financial year 25-26 से applicable है। लास्ट ईयर जिसकी आप अभी आईटीआर फाइल करें उसके ऊपर ये अपडेट्स एप्लीकेबल नहीं है, उसके ऊपर टैक्स रेट्स डिफरेंट है। तो काफी सारे अपडेट्स थे डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, बट पॉइंट नंबर 8, 9, 10 एंड 11 ज्यादातर लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। बाकी अपडेट्स भी हम नॉर्मली डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को पता हो कि क्या क्या अपडेट्स आई थी डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। सो सबसे पहला अपडेट था रिगार्डिंग सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स। अभी हम लोग 7-8 साल वर्क करने के बाद भी प्रोफेशनल्स के लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता था कि इनकम टैक्स में कोई एक प्रोविजन फाइंड कर पाए, क्योंकि इतने सारे सेक्शंस, इतने सारे चैप्टर्स थे। तो एज पर बजट 2025 इट वाज प्रपोज्ड कि इन सेक्शंस और चैप्टर्स को हाफ किया जाए और लॉ को थोड़ा इजी किया जाए और मोर ट्रांसपेरेंट किया जाए। तो ये बहुत ही वेलकमिंग अपडेट था बजट 2025 का। सेकेंड अपडेट वाज रिगार्डिंग टीडीएस रैशनलाइजेशन। अब इनकम टैक्स में काफी सारे सेक्शंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, जैसे कि रेंटल पेमेंट्स का 194I का सेक्शन है, जहां पे पहले थ्रेशोल्ड था 2,40,000, जो अब बढ़ा के 6 लाख फॉर द ईयर कर दिया गया है। मतलब अगर आपका रेंट 50,000 से कम है तो आपको टीडीएस कंप्लायंस नहीं करना है,
बट अगर आपका रेंट 50,000 से ज्यादा है तो फिर आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा जो भी आप रेंटल पेमेंट कर रहे हैं। सो दिस अगेन इज अ वेलकमिंग अपडेट फॉर द लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि वो ज्यादा रेंट को एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि थ्रेशोल्ड बढ़ा के 6 लाख तक कर दिया गया है। तो ये भी काफी अच्छा अपडेट था। तीसरा अपडेट वाज ऑन फॉरेन रेमिटेंसेस, एलआरएस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं उस पे टीसीएस कलेक्ट होता है। पहले इसकी थ्रेशोल्ड 7 लाख रुपीस थी जो बढ़ा के 10 लाख कर दी गई है। तो ये भी काफी अच्छा अपडेट है। बेसिकली इट विल मेक द फॉरेन रेमिटेंसेस प्रोसेस एन इजी प्रोसेस, और स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं उनके पास अपना ज्यादा फंड आ पाएगा क्योंकि टीसीएस उसके ऊपर डिडक्ट नहीं होगा। तो ये थर्ड अपडेट है बजट 2025 का। फोर्थ अपडेट इज रिगार्डिंग हायर टीडीएस डिडक्शन। अब इनकम टैक्स में अगर अपनी आईटीआर आप फाइल नहीं कर रहे हैं या फिर आप किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए अपना पैन नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं तो टीडीएस आपका हायर रेट से डिडक्ट होता है इंस्टेड ऑफ द रेट मेंशन। मतलब मान लीजिए अगर रेट है 5% और आप अपना पैन सबमिट नहीं करेंगे तो टीडीएस आपका 20% रेट से डिडक्ट होगा। तो ये भी एक अपडेट है। तो जो भी ट्रांजेक्शन है उनमें आपको अपना पैन डिस्क्लोज करना होता है, अदरवाइज यू विल हैव टू bear TDS at higher rate. Now fifth update is regarding updated returns. इनकम टैक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया, इफ योर इनकम इज मोर देन द थ्रेशोल्ड तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है एज पार्ट ऑफ योर लीगल कंप्लायंसेस, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको नोटिस सर्व हो सकता है। तो ड्यू डेट्स आपकी जनरली 31 जुलाई होती है जो इस साल बढ़ा के 15 सितंबर कर दी गई है, और आप 31 दिसंबर तक अपनी नॉर्मल आईटीआर फाइल कर सकते हैं। बट अगर आपने ये दोनों ड्यू डेट्स मिस कर दी तो उसके बाद आप अपनी आईटीआर अपडेटेड रिटर्न्स में फाइल कर सकते हैं। Now, updated return is just an opportunity given to you to report your income to the authorities. इसमें ना तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ना ही अपने लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, सिर्फ अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं और अपनी इनकम को रिपोर्ट कर सकते हैं टू द अथॉरिटीज और अपने लीगल कंप्लायंसेस पूरे कर सकते हैं। तो पहले इसकी ड्यू डेट सिर्फ 2 साल तक आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते थे, जो बढ़ा के अब 4 साल कर दी गई है। तो एक्सटेंडेड टाइम आपको दिया गया है, बट ऑब्वियसली अगर एक्सटेंडेड टाइम गवर्नमेंट आपको देती है तो एक्सटेंडेड पेनल्टी तो लेगी ही, तो आपको ज्यादा पेनल्टीज भी पे करनी पड़ेगी उन 2 एडिशनल ईयर्स के लिए। नाउ सिक्स्थ अपडेट इज रिगार्डिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज। तो पहले भी आप अपनी कोई भी 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते थे, बट एक कंडीशन थी कि जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो आप लेट आउट नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू योर जॉब, बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जस्ट ये कंडीशन हटा दी गई है और लॉ को सिंप्लीफाई कर दिया गया है दैट विदाउट एनी कंडीशन आप कोई भी 2 प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेवेंथ अपडेट इज रिगार्डिंग स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स को काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इनकम टैक्स में। उनकी ड्यू डेट बढ़ा के 31 मार्च 2030 कर दी गई, जिसकी वजह से स्टार्टअप कल्चर में बूस्ट इन इंडिया। तो ये तो कुछ कॉमन अपडेट्स हो गई। नाउ कमिंग टू 8, 9, 10 एंड 11th अपडेट। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर अपडेट्स जो हैं दे आर मेजरली फोकस्ड ऑन द मिडिल क्लास पर्सन। तो बजट 2025 का मेन फोकस मिडिल क्लास के ऊपर ही था। मोटिव ये था कि जो मिडिल क्लास है वो अपनी ज्यादा से ज्यादा इनकम को एंजॉय कर पाए, जिसकी वजह से पॉइंट नंबर 9 इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें न्यू टैक्स रिजीम में अभी आप जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की कर रहे हैं, जहां पे आपको रिबेट बेनिफिट मिलता है 7 लाख रुपीज तक। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज तक है तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा अपनी पॉकेट से, क्योंकि जो भी टैक्स कंप्यूट होगा वो रिबेट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। बट इन फाइनेंशियल ईयर 25-26 अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये काफी अनएक्सपेक्टेड अपडेट था, मतलब ज्यादातर लोगों को ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर ये बहुत ही वेलकमिंग अपडेट था कि 12 लाख तक की आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा न्यू टैक्स रिजीम में। तो काफी अच्छा ब्रैकेट मिल गया, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों के लिए अब न्यू रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि ज्यादातर लोग टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट इतना करते नहीं है। जो लोग करते हैं उनके लिए अभी भी ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ डिडक्शन, बट ज्यादातर लोगों के लिए अब न्यू रिजीम मोर बेनिफिशियल निकलेगा। अब 12 लाख तक अगर, लेकिन ये लेमन लैंग्वेज में हम कह रहे हैं कि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक है, इसमें एक ट्विस्ट है जो है पॉइंट नंबर 10। तो जो स्पेशल इनकम्स होती हैं जिनके ऊपर स्लैब रेट्स एप्लीकेबल नहीं होते, जैसे कि अगर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी लिंक्ड वालों में ट्रेड करते हैं तो सेक्शन 112A, सेक्शन 111A ये एप्लीकेबल होता है, जहाँ पे रेट स्पेसिफाइड है, जैसे 12.5% रेट लगती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, 20% रेट लगती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। क्रिप्टोज में डील करते हैं तो प्रॉफिट्स के ऊपर डायरेक्टली 30% रेट पे करना पड़ता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज के ऊपर डायरेक्टली 30% रेट पे करना पड़ता है। तो ये कुछ स्पेशल इनकम्स है जिनके ऊपर ये रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नॉर्मल इनकम है जो स्लैब से टैक्सेबल होती है, या तो सैलरी या अदर इनकम, वो है 11 लाख रुपीज, और 1 लाख रुपए का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है मान लीजिए। तो यहाँ पे कहने को तो आपकी टोटल इनकम 12 लाख ही है, तो हो आपको रिबेट का बेनिफिट मिलना चाहिए, बट 1 लाख रुपए के ऊपर आपको रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्पेशल इनकम है, उसके ऊपर आपको 20% की रेट से टैक्स पे
करना पड़ेगा अभी भी, भले ही आपकी इनकम 12 लाख तक है। तो 12 लाख तक आपकी इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, बट वो इनकम स्लैब रेट से टैक्सेबल होनी चाहिए। ये तो हो गया आपका 12 लाख वाला अपडेट। नाउ 11th अपडेट इज रिगार्डिंग चेंज इन द रेट्स ऑफ टैक्सेशन एंड स्लैब्स अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। तो न्यू टैक्स रिजीम में एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 25-26 में बहुत ही मेजर चेंज है स्लैब्स में और रेट्स में, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों के लिए अब न्यू रिजीम बहुत बेनिफिशियल होगी। क्योंकि टैक्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो 25-26 फाइनेंशियल ईयर में बहुत कम टैक्स आएगा एज कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो ये बहुत ही मेजर चेंज है, ये स्लैब की वजह से ज्यादातर लोगों के लिए न्यू रिजीम मोर बेनिफिशियल होगी। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड द लास्ट अपडेट ऑफ बजट 2025 रिलेटेड टू डायरेक्ट टैक्स इज टीडीएस थ्रेशोल्ड फॉर सीनियर सिटीजन ऑन देयर इंटरेस्ट इनकम। तो इंटरेस्ट इनकम के लिए पहले जो थ्रेशोल्ड था वो 50,000 रुपीज था, जो बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया गया है। तो ये भी एक वेलकमिंग अपडेट है सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि वो अपनी ज्यादातर इंटरेस्ट इनकम को इंजॉय कर पाएंगे। तो ये हमने अभी तक डिस्कस कर लिया बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स और बजट अपडेट्स। अब हम आते हैं न्यू टैक्स रिजीम में क्या चेंजेस हुए हैं। आप सैलरीड हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, प्रॉफिट्स के ऊपर जो टैक्स पे करेंगे वो इन्हीं रेट्स के ऊपर आपका कैलकुलेट होगा। तो अभी जो आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल कर रहे हैं, उसके ऊपर जो आपका टैक्स कंप्यूट हो रहा है न्यू टैक्स रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंजेस नहीं है, उसमें अभी भी वही रेट्स एप्लीकेबल है। 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, 2,50,000 से 5 लाख तक आपका 5% टैक्स रेट है, 5 लाख से 10 लाख तक की इनकम के ऊपर 20% टैक्स रेट है और 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स रेट है। ये ओल्ड रिजीम का है। तो ओल्ड रिजीम में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए उसे हमने स्लाइड में नहीं इंक्लूड किया। बट न्यू टैक्स रिजीम में काफी चेंजेस है टैक्स रेट में, तो वो हम डिस्कस करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसकी आईटीआर आप अभी करंटली फाइल कर रहे हैं, वहां पे जो आपका टैक्स कंप्यूट हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है। 0 to 3 लाख की आपकी जो इनकम है, देयर इज नो टैक्स। 3 लाख to 7 लाख ऑफ योर इनकम विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 5%। 7 लाख से 10 लाख की इनकम के ऊपर 10% की रेट से टैक्स कंप्यूट होगा। 10 लाख से 12 लाख की आपकी जो इनकम है उस पर 15% की रेट से टैक्स कंप्यूट होगा। 12 लाख to 15 लाख ऑफ योर इनकम विल बी टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 20%। और जो हाईएस्ट रेट है इनकम टैक्स की 30%, वो आपकी इनकम जब 15 लाख को क्रॉस करती है तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका टैक्स कंप्यूट होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसकी आप अभी आईटीआर फाइल करें। बट अगर आपकी इनकम 7 लाख को क्रॉस नहीं करती तो आपको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा और जो भी आपका टैक्स कंप्यूट हुआ है वो रिबेट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर 7 लाख को क्रॉस कर जाती है तो रिबेट का बेनिफिट आप लूज कर देंगे और आपको इन रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसका आप अभी अपना टैक्स प्लान कर रहे हैं, वहां पे आपकी जो रेट्स एप्लीकेबल है बजट 2025 के अकॉर्डिंग, सबसे पहले तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ा दी गई है। तो 0 to 4 लाख देयर इज नो टैक्स। ऑन द नेक्स्ट 4 लाख आपका 5% का टैक्स रेट लगेगा, मतलब 4 लाख से 8 लाख की इनकम के ऊपर 5% टैक्स रेट से टैक्स कंप्यूट होगा। 8 लाख से 12 लाख की इनकम के ऊपर 10% की रेट से टैक्स कंप्यूट होगा। बट अगर 12 लाख को इनकम क्रॉस नहीं करती है तो रिबेट का बेनिफिट आप ले लेंगे और जो भी टैक्स कंप्यूट हुआ है वो रिबेट से एडजस्ट हो जाएगा। बट इफ इनकम क्रॉसेस 12 लाख रुपीज तो फिर आपको ये रेट्स के अकॉर्डिंग टैक्स पे करना पड़ेगा। 12 लाख टू 16 लाख की इनकम के ऊपर 15% की टैक्स रेट लगेगी। 16 लाख टू 20 लाख की इनकम के ऊपर 20% टैक्स रेट लगेगी। 20 लाख टू 24 लाख की इनकम के ऊपर 25% रेट लगेगी और हाईएस्ट रेट 30% आपकी 24 लाख को इनकम क्रॉस करती है तब लगेगी। तो ये काफी ज्यादा मेजर चेंज है जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 24-25 के मुकाबले फाइनेंशियल ईयर 25-26 में न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स काफी कम होगा और ज्यादातर लोगों के लिए न्यू रिजीम मोर बेनिफिशियल होगी। सबसे पहले तो बेसिक एग्जामिशन लिमिट 1 लाख से बढ़ा दी गई है। स्लैब्स में मेजर चेंज है, पहले 7 लाख तक की आपकी रिबेट बेनिफिट थी जो अब 12 लाख तक कर दी गई है। 25% की रेट पहले नहीं थी जो कि बजट 2025 से इंट्रोड्यूस की है। और लास्टली 15 लाख के ऊपर 30% रेट लगता था, अब 24 लाख को आपकी इनकम क्रॉस करेगी तब वो रेट लगेगा। तो इन चेंजेस की वजह से ज्यादातर लोगों के लिए अब न्यू रिजीम मोर बेनिफिशियल होगी। इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ पे एक टेबल भी बनाया है जहाँ पे हमने वेरियस इनकम लेवल्स के लिए टैक्स कंप्यूट किया है। ये एक इलस्ट्रेटिव टेबल है, तो हो सकता है आपका पर्टिकुलर इनकम इसमें नहीं हो, बट वी ऑल्सो हैव अ कैलकुलेटर जो हम लिंक आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। तो उस पर आप अपना पर्टिकुलर इनकम लेवल के लिए भी टैक्स कंप्यूट कर सकते हैं फॉर बोथ ओल्ड एंड न्यू रिजीम। अब यहाँ पे हमने लेफ्ट हैंड साइड पे वेरियस इनकम लेवल्स मेंशन करे हुए हैं। जैसे कि हो सकता है आपका टोटल इनकम 10 लाख हो, 13 लाख 25 हो, 15 लाख 75 हो, 18 लाख 25 हो, 19 लाख हो, या वेरियस इनकम लेवल्स। ऊपर टॉप पे हमने वेरियस डिडक्शंस इंक्लूड करें, तो ये इनकम टैक्स में जितने भी बेनिफिट्स हैं उन सबका टोटल है क्योंकि ये इलस्ट्रेशन है। तो ये HRA, LTA, अदर एग्जेम्प्ट अलाउंस, ATC डिडक्शन, मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन,
मेडिकल एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, जितने भी डिडक्शंस है उन सबका सम टोटल है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सपोज योर टोटल इनकम इज 19 लाख और आपका 4,50,000 का डिडक्शन है। इट कैन बी आपने 2 लाख रुपए आपका होम लोन इंटरेस्ट हो सकता है, बाकी 1,50,000 सेक्शन 80C हो सकता है, एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट कैन बी डोनेशन द पॉलिटिकल पार्टी। तो अगर आपका टोटल डिडक्शन 4,50,000 है और 19 लाख की आपकी इनकम है, तो ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर आप टैक्स कंप्यूट करेंगे इट विल बी 2,32,500। वही न्यू टैक्स रेजिम में इवन आफ्टर हैविंग 4,50,000 एज डिडक्शन, तब भी न्यू रेजिम में आपका टैक्स सिर्फ 1,65,000 निकल रहा है, क्योंकि न्यू रेजिम में टैक्स ही गवर्नमेंट ने इतना कम कर दिया। गवर्नमेंट भी न्यू रेजिम को ज्यादा प्रमोट इसलिए करे क्योंकि वो बहुत ही सिंप्लीफाइड रेजिम है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो स्क्रूटनी नहीं होगा, इसलिए गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट कर रही है और ज्यादा बेनिफिट्स न्यू रेजिम में दे रही है। तो 19 लाख की आपकी इनकम के लिए 1,65,000 का टैक्स है न्यू रेजिम में with 4,50,000 डिडक्शन। सो न्यू रेजिम इज मोर बेनिफिशियल इन योर केस। अभी इसी एग्जाम्पल में जब तक आपकी डिडक्शन 6,75,000 तक है तब तक आपके लिए न्यू रेजिम बेनिफिशियल होगा। 6,75,000 आपका डिडक्शन है, ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, हो सकता है उनके डिडक्शन इतने हाई हो, जैसे हो सकता है उन्होंने होम लोन लिया हो, वो अभी रेंट पे रह रहे हो अपने फैमिली के साथ, तो HRA क्लेम कर लेंगे, LTA क्लेम कर सकते हैं, डोनेशंस उनको चैरिटी अगर वो करते हैं तो चैरिटी का जो भी है वो अमाउंट क्लेम कर सकते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस लिया हो, सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं उनके मेडिकल एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, या कुछ भी स्पेसिफाइड डिजीज का डिडक्शन। तो अगर किसी की ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसकी वजह से उनके डिडक्शन इतने हाई हैं, तो हो सकता है उनके लिए ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल हो। तो 6,75,000 पे ये एक ब्रेक इवन पॉइंट है जहां पे दोनों रिजीम्स में आपका टैक्स फॉर 19 लाख ऑफ योर इनकम 1,65,000 होगा। तो यहाँ पे यू हैव द ऑप्शन आइदर यू गो विद द ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम, इट्स अप टू यू, क्योंकि टैक्स सेम होगा। बट जैसे ही 19 लाख की आपकी इनकम के लिए आपका टोटल डिडक्शन 6,75,000 को क्रॉस करेगा, तो देन ओल्ड रेजिम विल बिकम मोर बेनिफिशियल टू यू, क्योंकि वहां पे ज्यादा जो वहां पे जो टैक्स सेविंग है वो ज्यादा होगी। जैसे 7,25,000 के लिए आपका एडिशनल टैक्स सेविंग 15,000 है ओल्ड टैक्स रेजिम में। तो सिलेक्शन ऑफ रेजिम डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ, एक कॉमन हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो डेफिनेटली न्यू रेजिम आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बट अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ऑलरेडी, आपके काफी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स और बाकी चीजें हैं, तो आप फर्दर टैक्स प्लान करके अपनी टैक्सेस को रिड्यूस करके और टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन योर टोटल टैक्स सेविंग डिडक्शंस, योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज, आपके क्या फ्यूचर गोल्स हैं, क्या फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज है और क्या रिस्क टेकिंग एपेटाइट है, उन सब के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेनिफिशियल होगी। सो विल शेयर द लिंक ऑफ आवर कैलकुलेटर, जिससे बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपके लिए कौन सी रिजीम बेनिफिशियल है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेटर है। ये सेम टेबल है, सिर्फ बेनिफिशियल रिजीम हमने मेंशन करी है। जैसे 19 लाख के लिए आप देख सकते हैं न्यू रिजीम आपके लिए बेनिफिशियल है टिल योर टोटल डिडक्शंस आर अप टू 6,75,000। Once your deduction level crosses 6,75,000, then the old regime becomes more beneficial for you. So accordingly, you can calculate your taxes. अपने particular income level के लिए आप अपने tax calculate करिए और decide करिए कि कौन सी regime आपके लिए ज्यादा beneficial है। एंड वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपके लिए कौन सी रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल है, देन यू कैन फर्दर प्लान कि आप कैसे और टैक्स सेव कर सकते हैं, आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि नहीं है, या फिर आपको न्यू रिजीम में जाना है। तो न्यू रिजीम तो उनके लिए सिंपली बेनिफिशियल है जिनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, और अगर आप बिजनेस एसोसिएट तो हो सकता है आपके लिए न्यू रिजीम ज्यादा बेनिफिशियल हो, क्योंकि अमाउंट आपको ज्यादा मिल जाएगा जहां पे आप अपना टैक्सेस को रिड्यूस कर सकते हैं। और न्यू रिजीम में तो जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिट्स नहीं है, क्योंकि वो सैलरीड के लिए ही ज्यादातर बेनिफिट्स दिए गए हैं न्यू रिजीम में। ओल्ड टैक्स रिजीम में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस एसोसिएट तो हो सकता है आपके लिए ओल्ड रिजीम भी बेनिफिशियल हो अगर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स है। सबसे पहले तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड अगर आपकी इनकम है तो आपके लिए एप्लीकेबल है, इसके लिए आपको कोई प्रूफ नहीं देना पड़ता। ये दोनों रिजीम्स में आपको मिलती है। ओल्ड टैक्स रिजीम में अमाउंट है 50,000 का, न्यू टैक्स रिजीम में अमाउंट है 75,000 का। तो ये ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है अगर आप सैलरीड हैं और आपकी टोटल इनकम 12,75,000 है न्यू टैक्स रिजीम में, तो न्यू रिजीम में आपका कोई टैक्स नहीं निकलेगा। सेक्शन 80C बहुत ही पॉपुलर डिडक्शन है जिसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स आते हैं जो टैक्स सेविंग में हेल्प करते हैं। जैसे एक्सपेंसेस लाइक पीएफ, अगर आप सैलरीड हैं आपका पीएफ कटता होगा, वो एलिजिबल है। आपने LIC लिया है, उसका प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, दैट इज एलिजिबल। आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, द स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस आर एलिजिबल। आपने होम लोन लिया है, द प्रिंसिपल रीपेमेंट ऑफ द EMI इज एलिजिबल एज अ डिडक्शन। और अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका ट्यूशन फी कंपोनेंट जो आप पे कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है। तो ये कुछ एक्सपेंसेस है जो आप डे टू डे लाइफ में भी कर रहे होंगे, और अगर आप ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं तो उनका बेनिफिट ले सकते हैं।
कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं सेक्शन 80C में जो आपको टैक्स सेविंग एज वेल एज वेल्थ क्रिएशन में हेल्प करती हैं, जैसे कि ELSS, which according to me is the best option of section 80C considering the rate of return and lock-in period. लॉक-इन पीरियड सिर्फ 3 साल का है, बाकी सारे ऑप्शन से काफी कम है और रेट ऑफ रिटर्न भी काफी अच्छी है। तो अगर आपका रिस्क टेकिंग एपिटाइट है, ELSS आप ले सकते हैं, तो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं फॉर टैक्स सेविंग एज वेल एज वेल्थ क्रिएशन। अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते तो PPF एक अच्छा ऑप्शन है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर टैक्स सेविंग एज वेल एज वेल्थ क्रिएशन, क्योंकि एक गवर्नमेंट बैक्ड ऑप्शन है, आपको एक रीजनेबल रिटर्न देता है, इंटरेस्ट एंड मेच्योरिटी बोथ आर टैक्स फ्री, सो दिस अगेन इज अ गुड ऑप्शन वेयर यू कैन कंसीडर टू इन्वेस्ट। और भी इन ऑप्शंस है जैसे सुकन्या समृद्धि योजना या फिर NPS, अगेन इज अ गुड ऑप्शन फॉर टैक्स सेविंग एज वेल एज वेल्थ क्रिएशन। एक तो आपको टैक्स में बेनिफिट करता है प्लस आपके रिटायरमेंट को भी सिक्योर करता है। तो ये कुछ ऑप्शंस है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट सेक्शन 80C का बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता है। तो ये इन्वेस्टमेंट्स अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो आप अपनी पर्सनल चॉइस से कर सकते हैं अगर आपको रिटर्न अच्छा मिल रहा है, बट इनका टैक्स में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 80D इज फॉर मेडिकल इंश्योरेंस रिलेटेड डिडक्शन। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, उसका प्रीमियम आप पे कर रहे हैं, तो फॉर सेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन क्यूमुलेटिव लिमिट है 25,000 की। पेरेंट्स के लिए भी अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करें तो अप टू 50,000 यू कैन क्लेम एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। और कुछ मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी सीनियर सिटीजन को मेडिकल इंश्योरेंस नहीं देती है, तो वहां पे अगर आप अपने पेरेंट्स का मेडिकल एक्सपेंसेस बियर कर रहे हैं तो वो बिल्स आप मेंटेन कर सकते हैं, उनका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80D। सो ओवरऑल डिडक्शन आप सेक्शन 80D में अप टू 75,000 का ले सकते हैं, बट ये भी आपका न्यू रिजीम में एलिजिबल नहीं है, क्योंकि न्यू रिजीम का सिंप्लीफाइड एक वो है कि आपको ज्यादातर डिडक्शंस नहीं मिलेगी, डॉक्यूमेंटेशन लीस्ट रहेगा, बट हाँ टैक्स आप कंप्यूट करेंगे तो वो ओल्ड रिजीम के आसपास ही निकलेगा। वो काफी कम रेट्स है न्यू रिजीम में। अब अगर आप सैलरीड हैं तो HRA और LTA दो एग्जेम्प्ट अलाउंसेस हैं जिनका आप बेनिफिट ले सकते हैं टू रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम। आप अपने एम्प्लॉइज को इसका बेनिफिट बता सकते हैं। HRA आपका डिपेंड करता है आपको कितनी सैलरी मिल रही है, कितना आप रेंट पे कर रहे हैं, कितना HRA मिल रहा है और कौन सी सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो या नॉन मेट्रो, एंड अकॉर्डिंगली आप एग्जेम्प्ट HRA कैलकुलेट करते हैं और वही आपका एलिजिबल होता है फॉर टैक्स सेविंग। न्यू टैक्स रिजीम में आपको HRA का बेनिफिट भी नहीं मिलता है। अगर आप सैलरीड हैं, LTA का बेनिफिट ले सकते हैं फॉर ट्रैवल एक्सपेंसेस, सिर्फ ट्रैवल एक्सपेंसेस का ले सकते हैं, फूड अकोमोडेशन बाकी चीजों का नहीं ले सकते, एंड दैट टू फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल कवर्ड नहीं होता। 2 times इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर आप ये क्लेम कर सकते हैं, और अगर कोई अनक्लेम्ड LTA है तो वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं टू द नेक्स्ट ब्लॉक जिसमें आप फर्स्ट ईयर में क्लेम कर सकते हैं। तो LTA का बेनिफिट भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में नहीं मिलता। तो ये दो बहुत ही सिग्निफिकेंट अलाउंसेस हैं जो आपको ओल्ड रिजीम में आपका टैक्स रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, बट अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब बाइंग योर ड्रीम हाउस अगेन इज समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। ज्यादातर लोग हम लोग होम लोन के लिए जाते हैं, तो जो आप होम लोन लेते हैं उसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल बोथ आर एलिजिबल अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम, चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो चाहे लेट आउट प्रॉपर्टी। बट अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो सिर्फ लेट आउट प्रॉपर्टी में अप टू द रेंटल इनकम आप इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। मतलब ये कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं है, सिर्फ आप अपनी इनकम से अपने एक्सपेंस को एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी इनकम्स के साथ उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ रेंटल इनकम से आप होम लोन इंटरेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है सेक्शन 80 CCD2, जैसे आप न्यू टैक्स रिजीम में भी अपना टैक्स कंप्यूट करके रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको NPS कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं आप अपने एम्प्लॉइज को इसका बेनिफिट दे सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। यहाँ पे इसका बेनिफिट उनको इनकम टैक्स में भी मिलता है न्यू टैक्स रिजीम में। लिमिट है 10% ऑफ देयर बेसिक सैलरी अगर वो ओल्ड रिजीम में जा रहे हैं, और अगर न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो अप टू 14% ऑफ देयर बेसिक सैलरी दे कैन यूज एज टैक्स सेविंग अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। तो ये एक पर्टिकुलर ऑप्शन है जो सैलरीड असेसीज के लिए है, जहाँ पे वो अपना न्यू रिजीम में भी फर्दर अपनी टैक्सेबल सैलरी को रिड्यूस कर सकते हैं। बट अगर आप बिजनेस असेसी हैं तो आपके लिए तो ऑलरेडी प्रॉफिट्स आप कंप्यूट कर सकते हैं, एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं, आपके पास तो ऑप्शन है ही ऑलरेडी अपने टैक्सेस को रिड्यूस करने का। बट सैलरीड के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं होता, तो वहां पे ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे वो अपना टैक्स को लोअर कर सकते हैं। एजुकेशन लोन अगेन इज अ गुड ऑप्शन अंडर द ओल्ड टैक्स रिजीम, क्योंकि अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है फॉर सेल्फ और डिपेंडेंट फैमिली मेंबर, जो भी इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर आप पे कर रहे हैं वो आप क्लेम कर सकते हैं अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एडवांस टैक्स कंप्लायंसेस, जहाँ पे सेविंग बैंक और इंटरेस्ट इनकम को मैं सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम या FD इंटरेस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। तो ये बेसिकली उनके लिए है जिनकी सेविंग बैंक या FD इंटरेस्ट इनकम बहुत हाई होती है,
तो क्या होता है कि अगर आप सैलरीड है तो आपका टीडीएस प्रॉपर्टी सैलरी के ऊपर तो डिडक्ट हो जाएगा, बट कुछ अदर इनकम्स होती है जिनके ऊपर जैसे आपने सेल ऑफ प्रॉपर्टी किया होगा, या सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, या एफडी इंटरेस्ट है, या डिविडेंड है, जिनके ऊपर आइदर द टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड और डिडक्टेड एट अ लोअर रेट एंड यू मे बी फॉलिंग अंडर 30% स्लैब। तो यहाँ पे अगर आप अपनी एडवांस टैक्स कंप्लाइंसेस नहीं करते हैं अदर देन द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन पीपल, तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब वो आईटीआर फाइल करते हैं तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स के साथ उनको इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 बी और सी भी पे करना पड़ता है, जो उनकी टैक्स लाइबिलिटी में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है। तो एडवांस टैक्स का कंप्लाइंसेस आप रिकमेंड कर सकते हैं अपने क्लोज रिलेटिव्स या फिर एम्प्लॉइज को, या फिर खुद भी अगर आपके ऊपर वो एप्लीकेबल होता है तो एडवांस टैक्स कंप्लाइंसेस पक्का करिए, ताकि आपको इंटरेस्ट लाइबिलिटीज बियर ना करना पड़े। अब इससे रिलेटेड डिडक्शन आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलती है। अगर आपकी सेविंग बैंक इंटरेस्ट है और आप नॉन सीनियर सिटीजन है तो अप टू 10,000 आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम में। बट अगर आप न्यू रेजिम में जा रहे हैं तो इवन 5,000 रुपीज यू आर अर्निंग एज सेविंग बैंक इंटरेस्ट इज पार्ट ऑफ टैक्सेबल इनकम। और वहीं अगर आप सीनियर सिटीजन है तो क्योंकि ज्यादातर सीनियर सिटीजन एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको इनहैंस बेनिफिट दिया गया है सेविंग बैंक प्लस एफडी इंटरेस्ट का अप टू 50,000 दे कैन क्लेम अंडर सेक्शन 80 टीटीपी। बट अगर आप न्यू रिजीम में जा रहे हैं तो इवन इफ यू आर अर्निंग 5,000 एज एफडी इंटरेस्ट और सेविंग बैंक इंटरेस्ट तो वो आपका टैक्सेबल होगा। तो ये कुछ कॉमन डिडक्शंस है जो हमने डिस्कस करी। इसके अलावा भी काफी सारी डिडक्शंस होती हैं जो आप क्लेम कर सकते हैं फॉर टैक्स सेविंग। Now coming to most important thing for you all related to business income, जहां पे आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि क्या होता है। जो असेसीज हैं जिनका टर्नओवर अगर वो गुड्स और इन सब में डील कर रहे हैं और वो 2 CR तक है, और अगर उनका 95% रिसीट्स बैंक में है तो अप टू 3 CR अगर उनका टर्नओवर है तो वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं। वहीं अगर सर्विस इंडस्ट्री में है, प्रोफेशनल है, तो अप टू 75 लाख अगर आपका टर्नओवर है, या फिर 50 लाख अगर आपका कैश में डीलिंग है, तो आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, एक सर्टेन परसेंटेज का जो कि काफी कम होता है वो आप शो करके अपने टैक्सेस सेव कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें बिजनेस एसोसिएट्स बहुत ज्यादा टैक्स सेव कर सकते हैं। तो अगर आप 44AD मतलब गुड्स वगैरह में डील करते हैं तो आपको सिर्फ 8% ऑफ योर टोटल ग्रॉस रिसीट्स शो करना पड़ता है एज योर प्रॉफिट इफ यू आर अर्निंग इन कैश। और अगर आपकी ज्यादातर रिसीट्स बैंक में है तो अप टू 6% ऑफ योर टोटल रिसीट्स आप शो कर सकते हैं एज योर प्रॉफिट फॉर योर बैंक इनकम, जो भी रिसीट्स है उसका एज अ प्रॉफिट। तो 8% और 6%। अब इसी में आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपका 1 लाख का पूरा टोटल रिसीट्स है, 1 लाख रुपए आप अर्न कर रहे हैं, आपको एक्सपेंसेस का कोई लिस्ट नहीं देना, 8,000 रुपए का आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखाना है। उससे ज्यादा भी दिखा सकते हैं बट मिनिमम 8,000 तो आपको दिखाना ही है। और अगर आप वो नहीं करना चाहते तो फिर आपको ऑडिट करवानी पड़ती है। अब इसके बाद आप अपना फर्दर प्रॉफिट को रिड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि ये मिनिमम प्रॉफिट है आपको जो दिखाना ही है 8% और 6%। अगर इससे कम आपको दिखाना है तो फिर आपको ऑडिट करना पड़ेगा या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी और प्रॉपरली अपनी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी कि आपका प्रॉफिट कम कैसे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बिजनेस एसोसिएट्स के लिए, जिससे वो अपने प्रॉफिट्स को रिड्यूस करके अकॉर्डिंगली टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अब अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जाते हैं तो आपको एक और बेनिफिट गवर्नमेंट देती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का मेन मोटिव है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। जो स्मॉल बिजनेस एसोसिएट्स है उनको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज फेस ना करनी पड़ी, तो उनको एडवांस टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है कि उनको प्रॉपर हर इंस्टॉलमेंट में पे नहीं करना होता एडवांस टैक्स। वो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आपकी 15 मार्च है उसमें पूरे ओवरऑल ईयर का प्रॉफिट कंप्यूट करिए और अकॉर्डिंगली एडवांस टैक्स एक ही बार में पे कर दीजिए। तो बाकी एसएससीज को वो ईयरली आपको 4 इंस्टॉलमेंट्स में अपना एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेनिफिट प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में मिलता है कि आपको एडवांस टैक्स का कंप्लायंस डायरेक्टली एंड ऑफ द ईयर आप कर सकते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट कंप्यूट करिए और अगर आपको टैक्स पे करना मैंडेटरी, मतलब इफ योर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटीज मोर देन 10,000 रुपीज तो आपको वो पे कर सकते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं करना पड़ता, ऑडिट नहीं करना पड़ता अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में जा रहे हैं। तो ये भी काफी अच्छी चीज है फॉर बिजनेस एसोसिएट्स। तो ज्यादातर कॉम्प्लेक्सिटीज आपको फेस नहीं करनी पड़ती। सेक्शन चैप्टर 6 से डिडक्शंस जो कि हमने अभी डिस्कस करी, सेक्शन 80C 80D एक्सेट्रा, उन सब का बेनिफिट आप क्लेम करके अपने फर्दर प्रॉफिट को, मान लीजिए आपका ओवरऑल प्रॉफिट है 8 लाख रुपए का लास्ट ईयर के लिए सपोज, एंड फिर आपने 1,50,000 का सेक्शन 80C का डिडक्शन लिया हुआ है, तो आप उसको रिड्यूस करके 7 लाख तक ले आएंगे और 7 लाख तक वहां पे ले आएंगे और बाकी भी डिडक्शंस का क्लेम करके ओवरऑल प्रॉफिट को आप 5 लाख तक अगर ले आते हैं तो फिर वहां पे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। वहीं अगर न्यू रिजीम में आप जा रहे हैं तो अगर आपका ओवरऑल प्रॉफिट 7 लाख रुपीज तक का है तो आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा लास्ट ईयर में, और करंट ईयर में ओवरऑल प्रॉफिट आप अप टू 12 लाख दिखा सकते हैं।
ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और उनको सेट ऑफ कर सकते हैं विद द प्रिजम्पटिव इनकम। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। मेन बेनिफिट आपको मिलता है कि आप अपने प्रॉफिट को एक प्रिजम्पटिव बेसिस पे कंप्यूट करके टैक्स पे कर सकते हैं। सिमिलरली जो अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं तो 44 एडीए में क्योंकि जो सर्विस इंडस्ट्री में होते हैं उनके बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते, तो उनको हायर अमाउंट एज देयर प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। यहाँ पे टर्नओवर की लिमिट है 50 लाख, और अगर आपकी 95% रिसीट्स अगर बैंक में है तो 75 लाख तक का प्रॉफिट आप टोटल ओवरऑल रिसीट आप दिखा सकते हैं, जिसका 50% आपको अपना प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो मान लीजिए आपका 20 लाख का ओवरऑल रिसीट्स है फॉर एग्जाम्पल, तो एटलीस्ट 10 लाख आपको प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। तो वहीं अगर मान लीजिए आपका 14 लाख का ओवरऑल रिसीट है लास्ट ईयर में, तो आप 7 लाख तक अपना प्रॉफिट दिखा के न्यू रिजीम में जाके अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसा माना जाएगा कि ज्यादा सारी डिडक्शन सारे एक्सपेंसेस आपने क्लेम कर लिए तो फर्दर आप अपने टैक्स को रिड्यूस नहीं कर सकते। नाउ अंकुश, यू कैन टेक अप फर्दर सेशन रिलेटेड टू 80GGA and EMSME. Yeah, thank you so much, Kanchan. In very simplified language, you have covered the entire salaried class, and employer also must be very relieved because now they can, plan the compliance for their employees as well. और एम्प्लॉयर आप भी चिंतित नहीं हो, आपके लिए भी प्रेजेंटिव इनकम का काफ़ी बेनिफिट बताया गया है। साथ ही साथ आप जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो उसमें आपको इनकम टैक्स का जो सेक्शन है 80JJAA, आपका एक साल का पेरोल का कॉस्ट पूरा का पूरा रिइम्बर्समेंट हो जाता है इन करंट ईयर प्लस 2 ईयर। आई होप यू आर अवेयर अबाउट इट। So let's say if your payroll cost for last year is 1 crore, provided all your employees or whoever employee are having salary of less than 25,000 and you are complied with PF and ESIC, then that entire payroll cost of 1 crore can be reimbursed in that current year one third, next year one third, and second year one third. So that is one of the beautiful benefit available to you. And along with that, there are NEPs and NETs scheme which we can discuss later separately. You can post your queries, you can email us your queries, and our consultant will reach out to you to suggest that how beneficial these provisions are for you as an employer. एम्प्लॉय रिलेटेड आई होप कंचन जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफाइड मैनर में बता दिया है। आई अपील ऑल टू यूज द टैक्स कैलकुलेटर जो टैक्स बडी ने बनाया हुआ है, टैक्स कैलकुलेटर दैट यू कैन फाइंड ऑन द EMSME वेबसाइट ऑल्सो, ऑन द टैक्स बडी वेबसाइट ऑल्सो, विच विल सजेस्ट यू विच स्कीम वेदर ओल्ड और न्यू इज एप्लीकेबल टू यू बेसिस योर इन्वेस्टमेंट एंड डिडक्शन यू विश टू क्लेम। सो वो यूज कीजिए। कंचन जी, आपने काफी सारे क्वेश्चन तो आपके फ्लो में ही आंसर कर दिए हैं, बट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस which has came from the audience. So may I start asking those questions to you? Kanchan? Yes, we can take Q&A, but there are certain more points if you want to discuss on that related to EMSME. I'll take up the slides further if you want. Yeah, no, let it be because that will be more relevant to the employer and we can separately take it up. I Sure, just wanted to highlight them that to sure, generate employment, it is a great cause and there are n number of government scheme and benefits available to you from the state government, central government, and tax authorities. So NEPs and NETs are the government scheme and this income tax section 80JJA from the income tax authority. So lots of benefits are available to you. Please read, sure, understand, and if you need our support, we are always there to us. You can reach out to the emsme.com and you can contact us through that either on a mail or on a call and we will assist you in that. Just wanted sure. to highlight that these benefits are available. So, Kanchan, so there are few questions like crypto. So people are investing in crypto. So crypto FNO से loss हुआ है तो क्या carry forward हो सकता है? FNO का लॉस तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्योंकि वो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में आता है, मतलब वो क्रिप्टो नहीं है। उसके लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, फ्यूचर में उसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं। और स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है तो भी आप इंट्राडे वगैरह का भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट क्रिप्टो का लॉस का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर प्रॉफिट है तो 30% की रेट से टैक्स दीजिए, लॉस का कोई बेनिफिट नहीं है, ना एडजस्ट होता है ना कुछ होता है, तो वो तो आपका एग्जॉस्ट हो जाता है। Yeah, thank तो you. And क्रिप्टो this को गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। Thank you. Yeah, because crypto government is discouraging. That's the reason. It's straightforward हाँ, 30%. The second question, my father has income of 3 lakhs per annum. Should he file ITR? By mistakenly, I have added him in ITR.
हाँ, आईटीआर देखिए आप वॉलंटरली भी फाइल कर सकते हैं। एक तो क्योंकि 3 लाख की इनकम आप बता रहे, तो आई थिंक अगर वो सीनियर सिटीजन है तो वो वैसे भी एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम फाइलिंग आईटीआर। अगर वो नॉन सीनियर सिटीजन है तो उनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो आप फाइल कर सकते हैं फॉर रिपोर्टिंग पर्पस। एनीवे अगर 3 लाख की इनकम है तो कोई टैक्स आपको पे नहीं करना, सिर्फ आप रिपोर्ट कर रहे हैं टू दी अथॉरिटीज। So filing ITR is a very good thing. You are just reporting your income and other financial information. आपके लिए भी वो एक अच्छी चीज है, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। बट इफ इज अ सीनियर सिटीजन तो वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम फाइलिंग आईटीआर। आई सजेस्ट सबको आईटीआर फाइल करनी चाहिए। वी ऑलरेडी अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलिंग आईटीआर, कितने सारे बेनिफिट होते हैं, वेदर इट्स टू टेक लोन और फॉर वीजा और फॉर एनीथिंग एल्स, सो प्लीज डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर 80 EEA के लिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मेंशन करना होता है, तो कैसे फेच कर सकते हैं हम प्रॉपर्टी का डिटेल? 45 लाख रुपीज से कम अगर आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। बाकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो आपको गवर्नमेंट रेट के अकॉर्डिंग पता चल जाता है। उसके थ्रू आप फेच कर सकते हैं कि उस प्रॉपर्टी का कितना स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है। Okay. The next question is whether these old tax regime and new tax regime is interchangeable. यस यस, बट क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग बिजनेस फील्ड से हैं, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी अगर आप सैलरीड हैं या आपकी नॉर्मल इनकम है तो फिर आप हर साल स्विच कर सकते हैं। बट इफ यूर पर्सन रिलेटेड टू बिजनेस इनकम तो आपको फॉर्म 10 IEA फिल करना होता है, जो वंस इन अ लाइफ टाइम आप स्विच इन स्विच आउट कर सकते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम है। अगर आपका इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो आप बार बार स्विच नहीं कर सकते। बट अदर देन बिजनेस हेड उन लोगों के पास हर साल ऑप्शन होता है, इस साल वो न्यू में जा सकते हैं, अगले साल ओल्ड में, एंड Hmm. सो ऑन। Yeah. Next question is presumptive tax under section 44 AD, is it compulsory to show exact 8% or more than 8% can be shown? या मोर देन 8% यू कैन शो, मिनिमम 8% यू हैव टू शो। Thank मिनिमम you. 8% तो करना ही करना है, उससे ज्यादा तो आप आराम से कर सकते हैं, और ज्यादातर लोग उससे ज्यादा ही डिस्क्लोज करते हैं। Hmm. The next question is whether I can form a HUF if my husband is salaried personnel as I am a tutor. हाँ, HUF आप फॉर्म कर सकते हैं। वी हैव एन एक्सपर्ट फॉर HUF एज वेल इन आवर टीम, अगर आपको उससे रिलेटेड कंसल्टेशन चाहिए। बट HUF आपके हस्बैंड की सैलरी इनकम में किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेगा। HUF की इनकम आप स्प्लिट कर सकते हैं अपनी ओवरऑल इनकम को, उससे आप टैक्स सेविंग के लिए ऑप्शन के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो सैलरी में हेल्प नहीं करेगा। तो सैलरी पे तो उनको फिर भी टैक्स देना ही पड़ेगा। बट येस, यू कैन क्रिएट HUF, और उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन द मेल आईडी मेंशन्ड ओवर द स्क्रीन, और हमारी टीम आपको हेल्प करेगी उसमें। The continued question is whether the demat can be opened in the name of HUF and carry out the trading under this account. हाँ, कर सकते हैं। HUF पे भी आप नॉर्मल सारे प्रोविजंस आपके सेम ही एप्लीकेबल होते हैं, आप कर सकते हैं। और जो भी ट्रेडिंग इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग आपका होगा। बट अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप HUF की हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। वी हैव अ सेपरेट टीम। आई तो डोंट वर्क इन HUF जी, रिलेटेड थिंग्स। तो टैक्स पेयर ये सवाल अच्छा है। इनफैक्ट सभी को HUF भी बनाना चाहिए, बिकॉज आपको सारी डिडक्शन HUF में भी मिल जाती हैं, दैट बिकम अ सेपरेट टैक्स पेयर। So, हाँ, and creating HUF is also part of the tax planning, so you must do it. यस। The next question is, uh, ITR1 salaried person health and education cess already deducted by the company through salary, and while filing an ITR, again it is calculating at the last stage. So how to prevent this? सर, यू कैन नॉट प्रिवेंट हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो तो आपका ओवरऑल टैक्स के ऊपर लगता है। अब आपके एम्प्लॉयर ने जब कंप्यूट किया था, मान लीजिए उन्होंने 1 लाख रुपए टैक्स कंप्यूट किया था, उसके अकॉर्डिंग 4% लग गया। अब जब आपने टैक्स कंप्यूटेशन किया सारी इनकम्स को लेके, तो वो 1,10,000 टैक्स हुआ, तो उसके ऊपर 4% लगे। इसलिए वो बैलेंस आपका एडिशनल लग रहा होगा, वो 4% ऑफ दी ओवरऑल टैक्स लगता है। आपके एम्प्लॉयर ने किस इनकम के ऊपर किया था और आप किस इनकम के ऊपर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस हो सकता है। यू कैन नॉट अवॉइड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो तो मैंडेटरी पे करना ही करना है, तो वो गवर्नमेंट वसूल करेगी करेगी। जी, सेस को अवॉइड करने का एक ही तरीका टैक्स नहीं आ रहा है तो बट पॉसिबल पे ही नहीं। मोर एंड मोर टैक्स एंड बी प्राउड इंडियन टैक्स पेयर. So the next question, Kanchan, is what is the threshold limit for compulsory audit for sole proprietary firm? आपका अगर ऑडिट आपको अगर आपका थ्रेशोल्ड से कम है तो फिर आपको ऑडिट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो दैट डिपेंड्स कि आपका ओवरऑल टर्नओवर कितना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम बता सकते हैं कि आपको ऑडिट रिक्वायर्ड है कि नहीं है। Hmm. Next question is if he has loan against property, whether
is there any exemption he can claim? हाँ, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन की अगर आप ले रहे हैं, अगर आपने पर्सनल लोन लिया है तो दैट इज नॉट एलिजिबल। इनकम टैक्स में सिर्फ आपको होम लोन का बेनिफिट मिलता है और एजुकेशन लोन का मिलता है, और कुछ टाइम पहले तक आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन का भी मिलता था। तो ये 3 ही बेनिफिट है जो लोन से रिलेटेड आप क्लेम कर सकते हैं, बाकी किसी भी तरह के लोन का बेनिफिट इनकम टैक्स में नहीं मिलता है। बट इफ यू आर अ बिजनेस पर्सन, यू आर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो आपने जो भी लोन बिजनेस के लिए लिया है उसका इंटरेस्ट भी आप क्लेम कर सकते हैं। तो दैट इज सेपरेट थिंग। Kanjan, there's one long text I am reading, so please listen carefully. I used to work for a company where we could buy shares, and the company also contributed an equal amount to match what I invested. These shares were from a foreign company. Now I have left the company and sold the shares. While filing my taxes, will the tax be calculated only on the profit I gained or on the company's contribution plus profit I earned? ओवरऑल सी, द थिंग यू आर सेइंग इज पार्ट ऑफ परक्यूसिट्स। जब आपकी कंपनी ने आपको दिया होगा तो पहले तो आपने उस पे परक्यूसिट के अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करेंगे, जो भी आपको ओवरऑल कंपनी ने कंट्रीब्यूट किया है। और उसके अलावा भी जो आपने शेयर सेल किया है तो वहां पे आपका कैपिटल गेन्स कंप्यूट होगा। तो ये आरएसयू, इफ यू आर सेइंग इट फॉरेन शेयर्स है, आरएसयू का होगा, आपको उसका फॉरेन का डिस्क्लोजर्स भी करना पड़ेगा, एफए शेड्यूल एंड बाकी चीजें, तो काफी कंप्लायंस आपको करनी पड़ेगी। और ओवरऑल आपके प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स निकलेगा, क्योंकि कंपनी ने आपके लिए ही कंट्रीब्यूट किया है, तो ओवरऑल आपकी अर्निंग है जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सो यस, यू कैन बेसिकली आपने जो कमाई एंजॉय करी है उस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। टैक्स तो सर सब चीजों पे ही पे करना पड़ेगा। Right. Thank you, Kanchan. Next question is, can I get indexation benefit for sale of shares which I sold after 2 years of share allotment? हाँ, इंडेक्सेशन बेनिफिट का दो चीजें हैं यहाँ पे। 23 जुलाई जो डेट अभी आया था, अब लास्ट ईयर का आप मैं बता रही हूँ, उससे पहले का है तो आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेके कर सकते हैं, उसके बाद का है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बट सिंस इट इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, आप जो कह रहे हैं, तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली टैक्स पे कर सकते हैं। So with that, thank you so much, Kanchan. Most of the question has been answered by presentation and the flow you have ensured in a यस, simplified manner. And एट this question द also एंड I have answered, but I again request all the participant taxpayer that if you have any further question, please you can note down the email ID of TaxBuddy, which is support@taxbuddy.com, and the Kanchan's email ID is also available. So if you still left out with any question, please feel free to reach out to them or reach out to us, and we will forward those questions and will ensure that you get answer of each and every one of your question. So, श्योर, thank you so much, Kanchan. We would like to hear your closing statement as well. yeah. Also, the number is mentioned over here through which you can connect with me on WhatsApp. Also, you can follow TaxBuddy on social media platforms, क्योंकि हम लोग काफी सारे पोस्ट करते रहते हैं जो फ्री टैक्स सेविंग टिप्स, लेटेस्ट कंप्लायंसेस, लॉ में जो भी चेंजेस होते हैं। सो यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक एंड लिंक्डइन। एंड सिंस यू आर कनेक्टेड विद अस थ्रू EMSME, तो हम आपको हमारी सारी सर्विसेज के ऊपर 15% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट देंगे, जो आप इंजॉय कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज को आप taxbuddy.com पे चेक कर सकते हैं। आप बिजनेस फील्ड से हैं तो हम बिजनेस से रिलेटेड भी काफी सारी सर्विसेज देते हैं। माई बिज CFO में आप चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा हम जो ITR फाइलिंग, टैक्स प्लानिंग, GST कंप्लायंस, TDS कंप्लायंस, काफी सारी सर्विसेज देते हैं जो आप taxbuddy.com पे चेक कर सकते हैं। सारी सर्विसेज के ऊपर, क्योंकि आप हमसे EMSME के थ्रू कनेक्टेड है, तो हम आपको 15% का डिस्काउंट देंगे। Thank you थैंक्स so much, एवरीवन। Kanchan, and I hope सभी करदाताओं को पता चला है कि we have created a win-win constructive architecture only for you, so you can get expert services at affordable rate. So please take advantage of it and capitalize on it. Thank you so much. Signing off from EMSME and TaxBuddy side. Thank you, Kanchan, once again. Thank you, Ankush. Thank you, everyone. Have a great weekend. Bye. Yep. Bye bye.